वेलकम क्लास। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। और लायोफोबिक सोल्स में आपने ये पढ़ा था कि अगर हम लायोफोबिक सोल्स में हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है एंड दे स्टार्ट कोगुलेटिंग। ठीक है ना। इसका मतलब कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, अगर हम किसी लायोफोबिक सोल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है एज़ कम्पेरिजन टू, अगर हम कंपैरिजन करें लायोफिलिक और लायोफोबिक में, तो लायोफोबिक जो होती है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर मुझे लायोफिलिक को कोगुलेट करवाना है तो अभी जो टॉपिक है वो है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। हमने लायोफोबिक सोल्स तो कल कर लिया था कि हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसके हिसाब से। फिर हमने हार्डी-स्क्यूल रूल भी पढ़ा था। तो यहाँ पे लायोफिलिक सोल्स जो होती हैं ना बेटा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। और एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीज़न होता है ना, रीज़न फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स की बात कर रहे हैं हम, लायोफिलिक। तो उनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का तो एक रीज़न ये होता है जो उनके पास भी था लायोफोबिक वालों के पास, दैट इज़ चार्ज। जो सेकंड उनके पास नहीं था, ये तो लायोफोबिक के पास भी था लेकिन सेकंड फैक्टर नहीं था उनके पास, जो इनके पास प्रेजेंट होता है दैट इज़ सोल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। घुलने की जो उनकी होती है ना क्षमता, घुले रहते हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सॉल्वेशन। तो ये दोनों फैक्टर जब सही होते हैं तो वो स्टेबल होता है। अगर हम इन दोनों फैक्टर में से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल या तो हमने इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा डाल दिया और फिर हमने उसका सॉल्वेंट भी चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल अगर डाल दिया किसी हाइड्रोफिलिक वाली सोल में, तो ऑफकोर्स अल्कोहल जो ऑर्गेनिक है वो क्या करेगा, वो जो हमने डाला है, अल्कोहल डाला है, एसीटोन डाला है हाइड्रोफिलिक सोल के अंदर जो वाटर को अट्रैक्ट कर रही है, ऐसे में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो लायोफिलिक सोल है, यहाँ पर जो समझने वाली बात बस इतनी है यहाँ पर बेटा कि लायोफोबिक सोल्स का सिर्फ हम चार्ज अपोजिट वाला इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो हो जाएगा कोगुलेशन, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ेगा और सॉल्वेंट भी डालना पड़ेगा। जब ये दोनों फैक्टर्स को बिगाड़ेंगे हम तो ही वो अपनी स्टेबिलिटी लूज़ करेगा और फिर उसका कोगुलेशन स्टार्ट होगा। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि लायोफिलिक सोल्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो क्या हम लायोफोबिक सोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक सोल का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, हम लायोफिलिक सोल को एज अ प्रोटेक्टिंग कवर इस्तेमाल कर सकते हैं लायोफोबिक सोल्स के लिए, क्योंकि हमें पता है लायोफोबिक जो सोल होती है, लायोफोबिक जो सोल होती है वो तो क्या थी, वो लेस स्टेबल है। तो अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लायोफोबिक सोल्स को अगर हमें सेव करना है तो हम कौन सा ऐड कर देंगे उसके अंदर, लायोफिलिक सोल्स, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल्स फ्रॉम कोगुलेशन वी कैन ऐड लायोफिलिक सोल्स। तो इस वजह से क्या होगा, जो लायोफिलिक सोल है वो इसके ऊपर क्या बना लेगी, कवरिंग बना लेगी, जिसकी वजह से अब उसका जो कोगुलेशन है लायोफोबिक पार्टिकल्स का वो मुश्किल हो जाएगा और कोगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो मैंने अभी बोला है सब कुछ, ये एक तरीके से मैं क्या बोल रही हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ किसको, मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ लायोफोबिक को। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड से मतलब किसका है, लायोफोबिक सोल्स का। ठीक है ना। तो यहाँ पर लायोफोबिक सोल्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स करके। अब लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो उसके चारों तरफ आ गई हैं, लायोफोबिक के चारों तरफ, और उसने कोगुलेशन को रोक दिया है। ठीक है। अब अगर मान लो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट था तो लायोफिलिक ने बैलेंस कर लिया, अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालते रहेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लायोफिलिक जब बिल्कुल अपना सब कुछ जो होता है उसका कि चार्ज वगैरह उसका ख़त्म हो गया, अब उसको कोगुलेशन होना ही पड़ेगा, कोगुलेट होना ही पड़ेगा, तो वो कोगुलेशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब थोड़े को क्या कर सकता है, वो थोड़े को बैलेंस कर सकता है।
तो अभी यहाँ पर दी नहीं हुई है, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आती है और वो इम्पोर्टेंट भी है, आपके सिलेबस में भी है, दैट इज़ गोल्ड नंबर। ठीक है, क्या है? गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इसी चीज़ से रिलेटेड है। वैसे तो आपको नाम समझ में आ रहा, गोल्ड मतलब सोना, नंबर मतलब संख्या। तो होता क्या है, आपको पता होगा जितने भी मेटल्स के सोल होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं, ये पता है आपको। तो लायोफोबिक सोल में अगर मैं कोई ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ तो उसका कोगुलेशन होना चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, दोबारा से मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि लायोफोबिक मेरे पास सोल है, गोल्ड सोल जो होती है लायोफोबिक है। ठीक है, लायोफोबिक सोल में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रही हूँ तो इसे क्या होना चाहिए, इसे कोगुलेशन दिखाना चाहिए, कोगुलेशन होगा इसके अंदर। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसका कोगुलेशन हो, तो मैं इस पूरे मिक्सचर में, मतलब लायोफोबिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, लेकिन अगर मैं कोई लायोफिलिक सोल डाल दूँ, लायोफिलिक सोल डाल दूँ, तो अब ये तो तीनों जो चीज़ें सब साथ में रहेंगी तो कोगुलेशन नहीं होगा। तो कितना मिनिमम अमाउंट इसका चाहिए, वो गोल्ड नंबर होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है आपको। लायोफोबिक सोल होती हैं लेस स्टेबल होती हैं, जब हमने उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसे कोगुलेट होना ही है, लेकिन उसे कोगुलेशन से बचाने के लिए, उसे प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, लायोफिलिक सोल। और लायोफिलिक सोल का वो कम से कम मात्रा, इतनी मात्रा ज़्यादा भी नहीं डालनी, मान लो 1 ग्राम से काम हो रहा है ना, तो 1 ही ग्राम चाहिए, फिर 50 ग्राम नहीं चाहिए हमें। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट लायोफिलिक सोल कि वो जब लायोफोबिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो कोगुलेशन ना हो, तो वो जितनी अमाउंट होगी लायोफिलिक सोल्स की, वो जो होती है गोल्ड नंबर कहलाती है। ठीक है ना। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन होगा गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज, ये किसका होता है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर होता है जो हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड, उसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोल देते हैं। लायोफिलिक कोलाइड की वैल्यू होती है बेटा ये, क्योंकि वही डाला जाएगा, उसी की अमाउंट है। तो लायोफोबिक की फिलिक की जगह पे, यहाँ पे कई जगह पे प्रोटेक्टिव कोलाइड भी अगर लिखा हो तो एक ही बात है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, लायोफोबिक को, कोगुलेट होने से। तो गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, अमाउंट को हम किस में ले सकते हैं, मास में ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देती हूँ, मिनिमम मास कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा गोल्ड नंबर, मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा कि वो क्या है, मिनिमम मास किसका, जो हमने पहले लिख दिया था ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है ना। मिनिमम मास किस में लेते हैं बेटा, मिलीग्राम में। किस में लेंगे, मिलीग्राम में। विच मस्ट बी एडेड टू 10 मिलीलीटर ऑफ रेड गोल्ड सोल। देखो रेड गोल्ड सोल अब क्या हो गई, लायोफोबिक, लायोफोबिक सोल के अंदर लायोफिलिक सोल डाला गया है। अभी तो एक चीज़ और बाकी है, क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइट। अब वो जो रेड गोल्ड सोल है वो उसमें डाला क्यों गया है, सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल टेक्स प्लेस। अब हम कोगुलेशन कब होगा, जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो कब, व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। अब अगर आपको बात समझ में आई हो तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो रेड गोल्ड सोल है, जो रेड गोल्ड सोल है वो हमारी लायोफोबिक है। ठीक है ना। उसमें जब हमने
उसमें जब हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन, तो उसे कोगुलेट होना शुरू कर देना था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कोई कोगुलेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने उसके अंदर लायोफिलिक कोलाइड को ऐड कर दिया। तो कितना लायोफिलिक कोलाइड हमें चाहिएगा मिलीग्राम के अंदर, जब हमारे पास लायोफोबिक सोल जो रेड गोल्ड सोल है वो 10 मिलीलीटर के लिए हो, और उसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रोलाइट 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन यूज़ किया हो, तो वो कोगुलेशन ना कर सके, ऐसे मिनिमम मास जो होगा लायोफिलिक कोलाइड का, तो वो हमारा कहलाएगा गोल्ड नंबर। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बार सोच के बताओ, जैसे फ्लोकुलेटिंग वैल्यू में और मैंने फ्लोकुलेटिंग आपका जो पावर था उसमें कुछ रिलेशनशिप बताया था, तो क्या आप बता सकते हो अगर किसी दो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में एक का गोल्ड नंबर ज़्यादा है और एक का गोल्ड नंबर कम है, तो प्रोटेक्टिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो क्या कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज इट्स प्रोटेक्टिंग पावर या एक्शन, ठीक है ना। तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कम से कम मात्रा में जो यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से, जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट जो है, प्रॉपर्टी सब खत्म हो चुकी हैं, हम इमल्शन पे आते हैं। इमल्शन जो होता है बेटा दो टाइप का होता है। पहले तो आप ये समझो इमल्शन है ये वाला, कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इमल्शन किस में आता है। इमल्शन वो कोलोइडल सोल है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस और मीडियम, मतलब जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं ना, ऐसे कोलोइडल सोल के अंदर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम है, दोनों ही किस में होंगे, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे, लेकिन बनाना चाहिए उन्हें कोलोइडल सॉल्यूशन। तो तुम वो ऐसी चीज़ मत ले लेना कि सॉल्यूशन बना दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो दोनों आपस में ना घुलते हों। तो हमारे में ऐसा कौन होता है जो आपस में नहीं घुलता है? पानी और तेल। तो इसीलिए जो इमल्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है ऑयल इन वाटर, या हो सकता है वाटर इन ऑयल। अब तुम कहोगे मैम इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस ये है कि जब मैंने कहा ऑयल इन वाटर, तो तुम ये समझ लो पानी उस वक्त ज़्यादा है जो कि डिस्पर्सन मीडियम है, और ऑयल थोड़ा सा, तुम ये समझ लो जैसे पूरे पानी का एक ग्लास है और उसमें हल्का सा तुमने 1 स्पून तेल डाल दिया, तो वो जो तुमने फिर मिक्स कर दिया उसको, वो जब वो बनेगा वो कोलोइडल सॉल्यूशन, तो वो ऑयल इन वाटर होगा। लेकिन अगर तुमने तेल की पूरी बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी, कई बार चला जाता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कोई सब्जी बना रहे होते हो और मान लो वो बर्तन सूखा हुआ नहीं है, उसमें पानी, और तुमने उसमें डाल दिया एक एक बड़ा चम्मच भर के तेल, तो पानी तो 1-2 ड्रॉप होगा और वो तेल बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वक्त वो कौन सा वाला कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की कर सकता है अगर गैस ऑन ना हो तो? वाटर इन ऑयल टाइप। तो इन जहाँ पे आ रहा है इन वाटर, तो इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम ये है, इन ऑयल इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर ऑयल है। ठीक है, तो इनका जो ये दो टाइप के मैंने इमल्शन बताए हैं, इनका अगर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं ऑयल इन वाटर की। ऑयल इन वाटर जो आपका दूध होता है, याद करो अब दूध, वैसे पूरा दूध जो है ना लगभग आपको एक जैसा ही लगता होगा, लेकिन कभी देखना मलाई ऊपर की साइड आती है, तो क्या पूरे दूध में मलाई होती है? मतलब जितना दूध होता है उतनी मलाई होती है, या कम होती है, ज़्यादा होती है? ऑफकोर्स कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर क्या है, पानी, थोड़ा सा क्या उसके अंदर फैट जो कि ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, वो भी कौन सी टाइप का, ऑयल इन वाटर का। अब हम आते हैं दूसरा, वाटर इन ऑयल टाइप में। वाटर इन ऑयल टाइप मतलब आप ये देखो, कोई है घी तेल होगा उसमें पानी चला जाए, तो अब आप याद करके मेरे को बताओ, बटर देखा है आप लोगों ने? बटर, घर का मक्खन तो देखा होगा, मार्केट के बटर की बात नहीं कर रही, घर का मक्खन होता है तो उसमें घी होता है ना। घी को जब आप मक्खन निकाल के देखते हो या खाते हो कभी, तो देखा उसमें हल्की हल्की छाछ होती है जो पानी जैसी उसमें दिखाई भी देती है, ना भी दिखाई दे तुम
अगर आंख बंद करके खाते हो कोई बात नहीं, तुमने उसको बर्तन को जो घी का रखा है उसको गर्म करना स्टार्ट किया, और जब गर्म करना स्टार्ट किया तो तुम देखोगे उसके अंदर नीचे छाछ जमा होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे बर्तन में क्या है, घी, और नीचे थोड़ी सी मात्रा में जो होती है वो क्या होती है, छाछ, जो कि पानी था एक तरीके का। तो मतलब वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वाटर इन ऑयल। ठीक है, जितनी भी आपकी कोल्ड क्रीम्स होती हैं सर्दियों में, जो ड्राइनेस आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप कोल्ड क्रीम लगाते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हो, वो सारी की सारी कैसी हैं, वो हैं वाटर इन ऑयल। ठीक है ना, तो ये हो गया इनका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके अंदर कि इमल्शन जो होता है उसके अंदर ये ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल हो, थोड़ी देर बाद जब आप इनको रखोगे ना तो ये दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। पता है कि नहीं पता, ये तो नॉर्मल बात है। मानो अभी मैंने बताया कि मान लो मेरे पास ये, इसमें मैंने पानी रखा, ठीक है ना, और ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल दिया। तो तेल जो डाला है ना मैंने, वो यहाँ पर थोड़ी देर में लेयर बना के, मैं पहले मान लो चम्मच से मैंने अच्छी तरीके से उसको मिला दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और पानी है जो नीचे आ जाएगा, और फिर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर वो मिला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्पर्स्ड फेज अलग हो गया, डिस्पर्सन मीडियम अलग हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो हमने इमल्सन जो बनाए हैं वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं है तो वो थोड़ी देर बाद वो क्या करोगे, जब आप उनको नहीं छेड़ोगे थोड़ी देर तक, तो वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स में। ठीक है, जो पानी होगा पानी अलग हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। तो इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए जो इमल्शन जो हमने बताया, ये जो हमारा इमल्शन अगर हम इसको घोल देते हैं, तो घोल देंगे तो ये इसमें आ जाएगा, पानी में तेल मिक्स हो जाएगा। तो जो ये इमल्शन बनाया है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम डालते हैं कोई केमिकल सब्सटेंस। ठीक है ना, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, वो स्टेबलाइज हो जाता है इमल्शन, फिर वो सेपरेट नहीं होगा। आपने देखा होगा जो मक्खन आप बटर सॉरी जो आप बाहर से लेके आते हो, वो उसमें कभी आपने देखा है कि ऐसा हो गया हो कि बटर के अंदर तुमने देखा हो कि अभी तुम घर लाए मार्केट से बटर लेके आए और उस बटर के अंदर ऐसा हुआ कि नीचे तो पानी आ गया और ऊपर वो जो बटर था वो आ गया, ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या डाला हुआ है, इमल्सीफाइंग एजेंट डाला हुआ है, इमल्सीफायर्स डाला हुआ है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या आई है निकल के कि इमल्सीफायर्स होते हैं, इमल्सीफायर्स या इमल्सीफाइंग एजेंट भी बोलते हैं बेटा इनको। ये क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ऐड किए जाते हैं किसमें, इमल्शन में, टू स्टेबलाइज देम। ठीक है ना, टू स्टेबलाइज इमल्शन। Emulsifiers या emulsifying agents are those substances which are added to stabilize the emulsions। ठीक है, जैसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हम emulsifying agents की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, रोज़ करते हो तुम ऐसा इस्तेमाल। आपके हाथ चिकने हो गए, ठीक है, आप पानी से हाथ धो सकते हो अपने। मान लो आपने चूरमा खाया मान लो, ठीक है, आपके हाथ में क्या लग गया, आपके हाथ में लग गया घी, और अब आप तुम्हें पानी से वॉश करना है, कर लोगे इस वॉश, हो जाएगा वॉश? नहीं होगा। क्या करोगे फिर आप, सोप लगाओगे ना। तो सोप क्या है यहाँ पर, सोप इमल्सीफाइंग एजेंट है। जब आप सोप और पानी और तेल सबको तीनों को मिक्स करोगे तो फिर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, और फिर आप पानी से साफ़ करोगे तो फिर वो सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, जब तुमने सोप अप्लाई किया तो पानी और तेल मिक्स होके क्या हो गए, उसके साथ सोप के साथ मिक्सचर बना लिया उन्होंने, और उसके बाद जब तुमने पानी से वॉश किया तो वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया था अपने हाथ के ऊपर रगड़ने के बाद, तो वो हट जाएगा। तो इस वजह से आप उसको सेपरेट कर पाते हो। तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स जो होते हैं ऐसे ही काम करते हैं, जो तेल और पानी वाले मिक्सचर होंगे उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम और भी इमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन, अगार अगार, गम, ये सारे क्या क्या हैं, ये इमल्सीफाइंग एजेंट्स का एग्जांपल है। ठीक है,